वीडियो के अंदर हम GS2 के फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स के टॉपिक्स को कवर करेंगे। इस GS2 के अंदर सिर्फ दो चीज़ें हैं जिनके टॉपिक्स को कवर किया है, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस। और मैं फिर से याद दिला दूँ, हम लोग अक्टूबर के फर्स्ट वीक को कवर कर रहे हैं। इसका पहला टॉपिक है ऑपरेशन अमृत। ऑपरेशन अमृत के अंदर क्या किया गया है ना, इसके पहले पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है, केरल की जो सरकार है, केरल गवर्नमेंट ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। किस चीज़ के लिए? टू कॉम्बैट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये होता क्या है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है? जैसे कोई बीमार पड़ गया तो उसके लिए हम लोग एंटीबायोटिक्स या एंटीवायरस या एंटी फंगल दवाइयाँ लेते हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो हम जब वो दवाइयाँ लेते हैं तो उनके अंदर जो ड्रग्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो बैक्टीरियाज, वायरसेस, फंगी और पैरासाइट्स जो भी होते हैं उनको मारने का काम करते हैं, उनको हराने का काम, उनको मारने का काम, उनको ख़त्म करने का काम करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम ज़्यादा ये दवाइयाँ ले लेते हैं ना, या फिर हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के, डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन होती है वो स्लिप देते हैं ना कि ये दवाइयाँ लेनी है, वो उसकी जगह हम खुद ही केमिस्ट के पास चले जाते हैं कि भैया इस चीज़ की दवाई दे दो। वो करते हैं, अपनी मर्ज़ी की दवाई लेते हैं कि मुझे ये हुआ है, अच्छा इसकी तो यही दवाई होती है, ये ले लेते हैं। या फिर किसी भी दवाई को ज़्यादा लेने से, ओवर लेने से, तो क्या होता है उससे, वो जो ड्रग्स उसके अंदर होते हैं वो भी अपना काम धीरे धीरे करके कम करना शुरू कर देते हैं, वो भी हार जाते हैं बेचारे। और ये जो बैक्टीरियाज, वायरस, पैरासाइट्स, फंगी जो भी होते हैं, ये उनको, ये उल्टा उनको हरा देते हैं, उन दवाइयों को। मतलब हम अगर ज़्यादा वो दवाइयाँ लेते हैं तो वो भी एक टाइम के बाद आके वो दवाइयों के अंदर के ड्रग्स भी हार जाते हैं। और ये जो बैक्टीरियाज वगैरह हैं ये ज़्यादा रेजिस्ट कर पाते हैं उनको, तो ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाता है। When bacteria, virus, fungi or parasites develop ability to resist effects of antimicrobial medicines, उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं उसको ख़त्म कर देते हैं ये। तो इस चीज़ के लिए, ऐसा ना हो उसके लिए, केरल सरकार ने ऑपरेशन अमृत शुरू किया है, एनफोर्सिंग 2011 H1 रूल टू प्रोहिबिट द ओवर द काउंटर OTC सेल ऑफ एंटीबायोटिक्स। इसकी बात आगे की गई है बट मैं थोड़ा सा यहाँ बता देती हूँ। वहाँ पे जब सेल ज़्यादा हो गई, होने लग गई थी, वैसे सिर्फ केरल में नहीं, पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में ये होता ही है, ज़्यादा एंटीबायोटिक्स वगैरह की सेल हो जाती है। लोग क्या करते हैं, अपनी मर्ज़ी से जाते हैं और 3 दिन की अगर कोई रूटीन डॉक्टर ने दिया है तो वो 5 दिन की ले लेते हैं, ओवर हो गया। या फिर खुद डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना ही चले गए कि मुझे पता है इसकी ये दवाई होगी, यही ले लेते हैं। तो ये सब चीज़ें ना, इसकी वजह से ओवर सेल को प्रोहिबिट किया गया 2011 H1 रूल ने। तो उसको एनफोर्स करने के लिए केरल सरकार ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया है कि हम अब ओवर द काउंटर सेल नहीं करेंगे एंटीबायोटिक्स की। अबाउट ऑपरेशन अमृत, इसका एम क्या है? टू कर्ब द इरेशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स बाय बैनिंग देयर सेल विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन, रिड्यूसिंग द राइज ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मतलब यही है कि लोग बहुत ज़्यादा खरीदते थे इन दवाइयों को, एंटीबायोटिक्स हर चीज़ में। कुछ छोटी सी दिक्कत हुई नहीं, हर चीज़ में एंटीबायोटिक्स या ये दवाइयाँ खरीद लेते थे। तो उसकी वजह से क्या होता था कि जो ये बैक्टीरियाज, वायरस वगैरह हैं, पैरासाइट्स वगैरह हैं, एक टाइम के बाद आकर इनकी एबिलिटी बढ़ जाती थी टू रेजिस्ट द इफ़ेक्ट्स ऑफ दीज मेडिसिन्स। तो वो भी बाद में जाके हमारी सेहत के लिए, हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। इट इज़ लॉन्च्ड बाय केरल गवर्नमेंट इन 2023। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि कौन सी सरकार ने किया है। इसके फीचर्स क्या हैं? स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ 2011 H1 रूल विच बैन्स द OTC सेल ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ एंटीबायोटिक्स फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लाइन विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। ये इसके अंदर ये याद करने की ज़रूरत नहीं है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लाइन क्या होता है, बट बेसिकली ये है कि कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो, जिनके लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती।
कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि बहुत ईज़िली मतलब हमें पता होता है ऑलरेडी कि इस दिक्कत के लिए ये दवाई चाहिए, इस दिक्कत के लिए मुझे पेन किलर चाहिए। अगर मुझे बुखार है तो मुझे पैरासीटामॉल लोग प्रेफ़र करते हैं लेना। तो वो चीज़ ऐसे जो आते हैं वो फर्स्ट लाइन में आते हैं। तो ऐसे ही 3 लाइन्स बनाई हुई हैं। टारगेटिंग फार्मेसीज़ मतलब बेसिकली इस पॉइंट के अंदर ये लिखा है कि इसके लिए जो सरकार है वो फार्मेसीज़ को, हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स के जो मेडिकल स्टोर्स क्लिनिक्स होते हैं उनको एंड जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं, हम जैसे केमिस्ट के पास जाते हैं वो सारे स्टोर्स, उनको टारगेट करेंगे टू एंश्योर कंप्लायंस। केरल रिमेन्ड कमिटेड टू 2011 रूल, लेकिन कुछ और भी स्टेट्स हैं जो कि विच फॉलोड अ मॉडिफाइड 2013 रूल, जिसके अंदर ओटीसी सेल्स ऑफ फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स अलाउड है। ठीक है, फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स मैंने अभी बताया कि जिनकी वो बीमारी है जिनकी दवाइयाँ हमें ऑलरेडी पता होती हैं कि हाँ चलो इसके लिए तो पैरासीटामॉल होगी, इसके लिए ये पेन किलर होगा, मतलब ऐसी चीज़ें वो फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स में आते हैं। तो उन 2013 का जो रूल है उसके अंदर इनके ओवर द काउंटर सेल्स लाइक जितना होनी चाहिए सेल्स उसके उससे कई ज़्यादा सेल्स को अलाउ किया गया है फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स को। Focuses on antibiotic stewardship to prevent the misuse of antibiotics, thus mitigating the threat of AMR. बेसिकली यही पॉइंट है कि उनकी सेल को रोकना और ताकि उसका जो AMR है, क्योंकि अगर लोग ज़्यादा वो ओवर लेंगे तो फिर वो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब जो ये वायरस पैरासाइट्स बैक्टीरियाज वगैरह है इनकी एबिलिटी बढ़ जाएगी कि तुम कितनी भी दवाइयाँ ले लो तुम ठीक नहीं होगे, क्योंकि इन बैक्टीरियाज वायरसेस की तो एबिलिटी इतनी ज़्यादा है इन दवाइयों के इफ़ेक्ट्स को काटने की। टारगेट्स टू कम्प्लीटली स्टॉप द ओटीसी सेल विदाउट प्रिस्क्रिप्शंस बाय द एंड ऑफ 2014। डॉक्टर जब तक जो दवाइयाँ ना लिखे या ना प्रिस्क्रिप्शन स्लिप दे तब तक आप दवाइयाँ नहीं खरीदेंगे। इस चीज़ के लिए ये इसका टारगेट है। इस पॉइंट के अंदर ये लिखा है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं जाना। अचीव अ सस्टेन्ड रिडक्शन इन एंटीबायोटिक मिस यूज़ विच हैज़ ऑलरेडी रिजल्टेड इन 1,000 crore डिक्लाइन इन सेल्स। अगेन द सेम थिंग, एंटीबायोटिक्स का बहुत मिस यूज़ भी होता है। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ राज्य माता गौ माता। ये कौन सी सरकार का है ये याद रखना है, ये है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। उन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र की सरकार ने क्या किया है कि उस स्टेट के जो इंडिजिनस काउ ब्रीड्स हैं, इंडिजिनस मतलब जो उसी स्टेट की हैं काउस की, जो गाय की ब्रीड है, उनको राज्य माता गौ माता डेजिग्नेट कर दिया है ड्यू टू कंसर्न्स ओवर डिक्लाइनिंग नंबर्स, क्योंकि उनका जो नंबर है वो कम होते जा रहा था। डेजिग्नेट्स इंडिजिनस काउ ब्रीड्स एज राज्य माता गौ माता ड्यू टू डिक्लाइनिंग नंबर्स, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है कि 50 रुपये की सब्सिडी पर काउ पर डे इंट्रोड्यूस किया है टू सपोर्ट गौशालाज। हर एक गाय को हर एक दिन के लिए 50 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिजिनस काउज होल्ड कल्चरल साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। ऑफ कोर्स हमारे भारत के अंदर गाय की बहुत मान्यता है, हम हिंदू लोग बहुत मानते हैं गाय को, और हमारे घर में तो ऐसे भी दिन की जो भी पहली रोटी बनती है वो सबसे पहली रोटी गाय के लिए ही बनती है। और भी बहुत चीज़ें हैं, तो इट इज़ काउज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। स्कीम इम्प्लीमेंटेड ऑनलाइन मॉनिटर्ड बाय डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन कमिटीज़। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मैंने मार्क कर दिया, बट स्टिल इट इज़ जस्ट टू रीड और इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ऑपोजिशन क्रिटिसाइज, खैर ये तो बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। द प्राइमरी ब्रीड्स फाउंड इन महाराष्ट्र इंक्लूड, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने स्टार मार्क किया है। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, इन ब्रीड्स के नाम दे देंगे, आपसे ये पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी महाराष्ट्र में मिलती हैं, या ये पूछा जा सकता है कि काऊ की कौन कौन सी ब्रीड्स हैं। ठीक है, इस तरीके से दिया जा सकता है, बट ये पर्टिकुलरली कौन सी, जैसे मराठवाड़ा रीजन हो गया, वेस्टर्न महाराष्ट्र हो गया, या नदर्न पार्ट हो गया, विदर्भा रीजन हो गया, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है।
सिर्फ ये याद होना चाहिए कि ये हैं जो काऊ की ब्रीड्स हैं, गाय की ब्रीड्स हैं, और ये महाराष्ट्र में मिलती हैं। दीज ब्रीड्स आर नोन फॉर देयर अडेप्टेबिलिटी टू लोकल क्लाइमेट्स। लोकल क्लाइमेट्स में खैर ये जो ब्रीड्स हैं ये महाराष्ट्र की हैं, तो वहाँ के लोकल क्लाइमेट में वो इजीली अडेप्ट कर लेती हैं, घुल मिल जाती हैं। और इनका जो कंट्रीब्यूशन है ऑर्गेनिक फार्मिंग में वो भी बहुत अच्छा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है, मिल्क प्रोडक्शन में एंड आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस में भी। देन नेक्स्ट टॉपिक इज धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। तो इसके पहले पैराग्राफ में ये लिखा है कि जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया है 2 अक्टूबर को। कहाँ पर? हज़ारीबाग में, जो कि झारखंड में है। तो झारखंड में मोदी जी ने 2 अक्टूबर को इस चीज़ को लॉन्च किया है। और ये है क्या चीज़? ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे ऐसी जो चीज़ें हैं जो कि झारखंड साइड में लॉन्च की जाती हैं, वो ज़्यादातर, सभी नहीं, सभी बिल्कुल नहीं, बट ज़्यादातर ऐसी चीज़ें ही ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं। फंड्स एलोकेटेड क्या है? सेंटर ने भी दिया है और स्टेट ने भी दिया है, दोनों ने दिया है। और इसमें जो सेंट्रल शेयर है, सेंटर ने थोड़ा ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा दिया है, और स्टेट ने सेंटर से थोड़ा कम दिया है। तो ये दिया दोनों ने है। एम क्या है इसका? इट एम्स टू कवर इतने सारे विलेजेस इन ट्राइबल एरियाज, फोकसिंग ऑन सेचुरेटिंग गैप्स। किन किन चीज़ में? इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड। मतलब बेसिकली वही चीज़ें जिसकी वजह से हमने पिछली वीडियो में देखा था, ये वही चीज़ें हैं जिनकी वजह से बेसिकली नक्सलिज्म फैला था, है ना। तो उन्हीं चीज़ों को, क्योंकि वो ट्राइबल एरियाज़ में ही सबसे ज़्यादा फैला था, तो यही उनकी प्रॉब्लम्स थी जो जिसकी वजह से उनके अंदर आक्रोश बढ़ा। ये इन्हीं चीज़ों पर फोकस करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने झारखंड के अंदर 2 अक्टूबर को ये लॉन्च किया है, इन्हीं चीज़ों पे फोकस करने के लिए। फीचर्स क्या हैं इसके? कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है, काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 549 डिस्ट्रिक्ट्स, और इतने ब्लॉक एरियाज़, 30 स्टेट्स एंड यूटीज़ टारगेटिंग ट्राइबल मेजॉरिटी विलेजेस। पूरे देश के अंदर बेसिकली ये कहा गया है, जो पूरा इंडिया है, इंडिया के अंदर जहाँ जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन है, उन उन विलेजेस को, उन डिस्ट्रिक्ट्स, उनके अंदर ब्लॉक्स, उनके अंदर गांव जहाँ पर ट्राइबल मेजॉरिटी है, उन पर फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टी मिनिस्टीरियल कवरेज। इसके अंदर 17 मिनिस्ट्रीज मिलकर काम करेंगी, ठीक है। 25 इंटरवेंशंस हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर और ये वो इसकी बात नहीं, और भी इनके अलावा भी 25 चीज़ों पे, मतलब अराउंड 25 चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है। और इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए मल्टी मिनिस्टीरियल कवरेज होगा, मतलब 17 मिनिस्ट्रीज मिलकर काम करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज होलिस्टिक अप्रोच। इसके अंदर क्या है? ये बेसिकली वही फोकसेस ऑन क्रिटिकल गैप्स इन ट्राइबल डेवलपमेंट, वही सारी प्रॉब्लम्स जो कि ट्राइबल लोगों की डेवलपमेंट में बाधा बनी हैं, एजुकेशन, गरीबी, हेल्थ केयर सिस्टम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, टेलीकॉम, कनेक्टिविटीज़, अलग तरीके की हर चीज़ पर फोकस करेंगे, क्योंकि यही तो वहाँ की प्रॉब्लम्स हैं मेन। तो ये चीज़ है। सैचुरेशन ऑफ, अच्छा खैर यहाँ पर होलिस्टिक अप्रोच में द स्कीम बिल्ड्स अपॉन द सक्सेस ऑफ पीएम जनमन, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ मैंने लिखा हुआ है, चलो अभी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ है ही। प्राइम मिनिस्टर जनमन, इसकी फुल फॉर्म है पीएम, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ठीक है। इट एम्स टू कवर 75 PVTGs, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। इनकी जो कम्युनिटीज़ हैं 75 PVTGs की, रिसाइडिंग इन 18 स्टेट्स इन इंडिया एंड 1 यूनियन टेरिटरी, उन पर फोकस करेंगे सेम चीज़ के लिए। और ये 1 यूनियन टेरिटरी कौन सी है? अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। और एंड इट वाज लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी ऑन 15 नवंबर, 15 नवंबर 2023 को झारखंड में ही इसको लॉन्च किया गया था, पिछले ही साल। नेक्स्ट इज सैचुरेशन ऑफ सर्विसेज।
Again, the same thing ensures saturation of education, healthcare and livelihood services in tribal communities. उन सभी को एक मतलब एक बना करके उन सभी पर एक साथ फोकस किया जाएगा. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इनॉग्रेशन ऑफ 40 एकलव्य स्कूल्स. एकलव्य स्कूल्स के अंदर ट्राइबल लोगों के बच्चों को ज़्यादा पढ़ाया जाता है. इनॉग्रेशन ऑफ 40 सच स्कूल्स एंड लेइंग ऑफ फाउंडेशंस फॉर 25 मोर. इनका टारगेट है 728 स्कूल्स कम से कम मार्च 2026 तक हो. ठीक है. खैर ये सब चीज़ें मेंस के लिए अगर याद रहे तो लिख सकते हो, अदरवाइज़ याद ना रहे तो भी चलेगा. लेकिन इस पॉइंट के अंदर ये लिखना है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर कि एकलव्य स्कूल्स को इधर ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है. अगेन द नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम. ये जो है इट एम्स टू प्रोवाइड 1.25 लाख इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़. कम से कम 1.25 लाख बच्चों को इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, मतलब मिलनी चाहिए ड्यूरिंग 2024 से 25, एक साल के अंदर अंदर. ये है क्या चीज़? इसको ना बजट जो है 2024-25 का जो आया था इस साल का, उसके अंदर अनाउंस किया गया था पीएम इंटर्नशिप स्कीम के नाम से एज पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग. इसके अंदर इसको किया गया था अनाउंस. इसका एम है टू प्रोवाइड 1 करोड़ यूथ, मतलब 1 करोड़ यूथ को कम से कम वर्क एक्सपीरियंस मिलना चाहिए इन टॉप 500 कंपनीज ओवर 5 years, एनहांसिंग एम्प्लॉयबिलिटी एंड स्किल डेवलपमेंट. अगेन इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट इतना याद होना चाहिए कि टू प्रोवाइड इनको एक्सपीरियंस काम का, सो दैट वो आगे जाके और अच्छा कर पाएँ. बजट, इसके अंदर ओवरऑल 2 लाख करोड़ का बजट है, जिसके अंदर से इसके अंदर से 2 लाख करोड़ के अंदर से 2,000 करोड़ निकाले और उसको इस सिर्फ 2024-25 के लिए डाल दिया कि पीएम इंटर्नशिप स्कीम के लिए हम हमारा पूरा का पूरा अभी तक जो हमने बनाया है वो 2 लाख करोड़ का बजट है, लेकिन उसके अंदर से इस एक साल के लिए हम 2,000 करोड़ निकाल के डाल रहे हैं, एलोकेट कर रहे हैं. ठीक है. क्राइटेरिया, इसके अंदर जो यूथ है जो कि 21 से 24 साल के अंदर अंदर आते हैं, जो भी लोग, जो भी बच्चे 21 से 24 साल की एज ग्रुप के अंदर हैं एंड आर नॉट इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन, उनके लिए है ये. उनके पास हाई स्कूल डिप्लोमास की डिग्री क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए या आईटीआई सर्टिफिकेट्स और ग्रेजुएट डिग्रीज लाइक बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह होने चाहिए. एक्सक्लूड्स, कौन से कैंडिडेट्स को इसके अंदर एक्सक्लूड किया गया है, वो जैसे कि अगर कोई आईआईटी से पढ़ा है, आईआईएम से पढ़ा है, या किसी के पास सीए है कोई या एमबीए की डिग्री ले रखी है, उनके लिए नहीं है ये. ठीक है. फीचर्स क्या हैं इसके? इसके अंदर ये 12 मंथ इंटर्नशिप्स है इसके अंदर, एंड इसके अंदर 5,000 का स्टाइपेंड मिलेगा, जिसके अंदर 5,000 के अंदर से 4,500 रुपीज़ सरकार देगी और 500 रुपये कंपनी से मिला करेंगे. इंटर्न्स आर इंश्योर्ड अंडर गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, वो इंश्योरेंस भी मिलेगा. वन टाइम 6,000 रुपीज़ ग्रांट फॉर इंसिडेंटल्स भी मिलेंगे. इंसिडेंटल्स लाइक कोई ओकेजन है, इवेंट है, कुछ ऐसा, उसके लिए. मल्टीलिंगुअल हेल्पलाइन एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम. आप अगर तमिलनाडु से हैं सपोज़ और आप काम कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम है और आप फ्लुएंट हैं तमिल में, ठीक है, तो ऐसे भी आपके लिए सिस्टम होगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप तमिल में बात कर सकते हैं किसी से. ठीक है. आप अपनी प्रॉब्लम्स को किसी भी लैंग्वेज में जो इंडिया में बोली जाती है उनके लिए भी है ये. तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको हिंदी ही आनी चाहिए, आपको इंग्लिश ही आनी चाहिए, आपको तमिल ही आनी चाहिए, आपको पंजाबी आनी चाहिए, मतलब कोई भी लैंग्वेज में आप बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स यहाँ पे दे सकते हैं. सिग्निफिकेंस, enhances practical experience for youth, improving employability. अगेन ये जो सिग्निफिकेंस है ना, इट इज़ फॉर मीन्स. ठीक है. आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, जिससे आपकी एम्प्लॉयबिलिटी इम्प्रूव होगी कि आज आपने इंटर्नशिप कर ली है काफ़ी अच्छी जगह पर, अब आपके पास आप जो अपना
बनाएंगे, सीवी बनाएंगे, उसके अंदर डाल सकते हैं इसको। फोकस इज ऑन स्किल डेवलपमेंट इन रियल वर्ल्ड जॉब एनवायरनमेंट्स अक्रॉस सेक्टर्स। लाइक आपके पास बहुत, इसके अंदर बहुत सारे सेक्टर्स की पे फोकस किया जाएगा। ऑटो, फार्मास्यूटिकल्स हो गए, एग्रीकल्चर हो गए, बहुत सारी चीज़ों पर। तो आपको इन जिसका मन है आप उसके अंदर जा सकते हैं इसके अंदर, और आपको उसकी स्किल्स मिल जाएंगी। सपोर्ट्स द गवर्नमेंट्स विजन ऑफ सेल्फ रिलायंस। आत्मनिर्भर भारत बनने में ये चीज़ बहुत मदद करेगी। ठीक है, यहाँ पर जो हमने अभी देखा था ऊपर, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, ये क्या है, ये पूरा मैंने यहाँ नहीं बताया है क्योंकि ये अलग चीज़ हो जाएगी, अलग टॉपिक हो जाएगा। बट बेसिक चीज़ है कि ये 2015 9 मई को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोलकाता में, नॉट केरल, सॉरी, मैंने ये कोलकाता है, शायद यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगी तो मैं इसको ठीक से लिख देती हूँ। इट्स कोलकाता के अंदर इसको लॉन्च किया था 2015 में। गवर्नमेंट बैक्ड लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है ये फॉर पीपल बिटवीन 18 एंड 50 ईयर्स। जो लोग 18 से 50 साल के बीच में हैं और उनके पास बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा नहीं है, इसके अंदर और भी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर ये अलग टॉपिक हो जाएगा, इस वजह से मैंने पूरा नहीं बताया है। लेकिन ये मुझे यकीन है कि ये टॉपिक आगे कहीं ज़रूर आएगा, तो हम तब बात करेंगे। नेक्स्ट इज़ को डिस्ट्रिक्ट। असम पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने ये एक नया न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर शुरू किया है, नोन एज को डिस्ट्रिक्ट्स। इससे क्या होगा, गवर्नेंस अच्छी होगी और एक्सेसिबिलिटी अच्छी होगी पब्लिक सर्विसेज के अंदर। ठीक है, ये शुरू, इसका फर्स्ट फेज़ कब शुरू होगा, 4 और 5 हुआ है, हो चुका है, सॉरी, 4 और 5 अक्टूबर को 2024 के। ठीक है, और बाकी आगे और ये बढ़ेगा। ये हैं क्या, को डिस्ट्रिक्ट्स हैं क्या चीज़, ये दीज आर स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स अंडर असम्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब सपोज ये एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ये पूरा एक डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंदर भी को डिस्ट्रिक्ट्स बना दिए हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी, ये स्मॉलर यूनिट्स हैं इसकी। एस्टैब्लिश्ड टू डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस। ठीक है, क्योंकि अगेन द सेम थिंग, मैं ये वापस ले आई, ये जो डिस्ट्रिक्ट है पूरा, इसके अंदर एक ही गवर्नेंस स्ट्रक्चर, ये वो सब एक होता था, तो वो सेंट्रलाइज हो जाता था एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, उसको डिसेंट्रलाइज करने के लिए उसको भी बांट दिया है, उसको बांटने के लिए। नेक्स्ट इज objective, aimed at making administrative services more accessible to citizens by bringing governance closer to their homes. अगेन यही चीज़ है, देखो कोई भी है, यहाँ पर मेरा घर है सपोज़, तो और ये पूरे डिस्ट्रिक्ट का ऑफिस यहाँ पर है, तो यहाँ जाना पड़ता। बट अगर मुझे प्रॉब्लम है तो मैं अपने इस यूनिट पे ही, यहाँ पर ही बात कर सकती हूँ। ठीक है, इस तरीके से है ये। बाकी आगे ये जब और बढ़ेगा, क्योंकि अभी तो जस्ट लॉन्च हुआ है, आगे आगे भी इसके बारे में और चीज़ें आएंगी और आर्टिकल्स आएंगे, तब और अच्छे से हमें पता चलेगा। फंक्शंस, को डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, दीज हैंडल एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स लाइक इशूइंग राशन कार्ड्स, कास्ट सर्टिफिकेट्स, मैनेजिंग लैंड रेवेन्यू मैटर्स, एक्साइज, डेवलपमेंट, वेलफेयर वर्क, डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी बहुत सारे यूनिट्स बना दिए अब। दे ऑल्सो हैव मैजिस्टीरियल पावर्स, ये चीज़ जो है, ये पॉइंट अच्छा है, दे ऑल्सो हैव मैजिस्टीरियल पावर्स, ये याद रखने का पॉइंट है। डिफरेंस फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट्स, क्योंकि देखो डिस्ट्रिक्ट की एक एडमिनिस्ट्रेशन है, अब उससे ये कितना अलग है वो हम यहाँ पर देखेंगे। लीडरशिप, को डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, दीज आर लेड बाय एन असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, एडीसी। ठीक है, एडीसी, एंड जो पूरा ये डिस्ट्रिक्ट वाला है, ये डीसी, डेप्यूटी कमिश्नर। ठीक है, साइज़ क्या है, को डिस्ट्रिक्ट्स तो बहुत छोटे छोटे जोग्राफिकल एरियाज़ हैं डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, क्योंकि ये तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही बने हुए हैं ना,
क्योंकि अब ये देखो, यहाँ पर ये है, ये एक को डिस्ट्रिक्ट है, ये दूसरा को डिस्ट्रिक्ट है, तो इसका साइज़ देखो और एक पूरी डिस्ट्रिक्ट का साइज़ देखो, तो इस को डिस्ट्रिक्ट का साइज़ तो बहुत ही छोटा है ना। Next comes is autonomy. While districts have full administrative control over various departments, co-districts serve as a localized extension, reducing the administrative burden on district level offices. क्योंकि देखो, अगर कोई IAS ऑफिसर है, उसको एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम एंड लैंड रेवेन्यू एंड सारे मैटर्स देखने पड़ते हैं, ठीक है, सारे मैटर्स देखने पड़ते हैं। तो वो एक बर्डन कम करने के लिए ये छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया कि अब चलो एक डेप्यूटी कमिश्नर जो ये सब चीज़ें हैंडल करते थे, वो हमने थोड़ा सा उसको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनके बर्डन को डिसेंट्रलाइज करके ADCs में भी बांट दिया है, ठीक है। लॉन्च फर्स्ट फेज स्टार्टेड इन 2024, सॉरी 2024, 4 और 5 अक्टूबर को ये शुरू हुआ है, जिसके अंदर 21 को डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए एंड 18 मोर आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो। और आगे तो खैर बढ़ेंगे, और आगे हमें इसके बारे में तब ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा जब ये इसके बारे में और आर्टिकल्स आएंगे। द नेक्स्ट इज़ 10th टॉपिक। ये हैं टॉपिक्स इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड। तो GS2 के अंदर जो है गवर्नेंस के ख़त्म हो गए, अब है इंटरनेशनल रिलेशंस के, फिर ये GS2 के टॉपिक्स ख़त्म हो जाएंगे। टॉपिक नंबर 10 है इसका, ऑपरेशन नदर्न एरोज़। नदर्न एरोज़ ये किसने इनिशिएट किया है? IDF, इज़राइल डिफेंस फोर्सेस ने। कहाँ पर? सदर्न लेबनन में। ये इंपॉर्टेंट होता है कि कहाँ पर है ये, ठीक है। तो सदर्न लेबनन में है ये, क्योंकि ये दिया जा सकता है कि ये पैलेस्टीन में किया है, या ये सपोज़ सीरिया में कर दिया या जॉर्डन में कर दिया। खैर वहाँ तो नहीं करेंगे, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर हुआ है। तो इज़राइल डिफेंस फोर्सेस ने ये किया है, इनिशिएटेड अ ग्राउंड इन्वेजन इनटू सदर्न लेबनन, टारगेटिंग हिजबुल्लाह's मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इन विलेजेस नियर इज़राइल लेबनन बॉर्डर। तो अगर जब हम मैप देखेंगे ना, तो जैसे ये सपोज़ ये इज़राइल है, तो यहाँ पर लेबनन है, तो मतलब यहाँ पर लेबनन है, नॉर्थ में है लेबनन। तो यहाँ पर जो विलेजेस हैं, इधर हिजबुल्ला ने क्या किया? हिजबुल्ला इज़ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अगेन, एंड अगेन इन्होंने क्या किया, वहाँ पर जो विलेजेस हैं, गांव हैं, वहाँ पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए हुए थे, कैंप्स बोल सकते हो, या वहाँ तो उस पर ग्राउंड इन्वेजन किया है IDF ने। ये है क्या चीज़? ये ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन नदर्न एरोज़। इसको लॉन्च किसने किया है? IDF ने, ठीक है। और ये मैंने बता दिया ऊपर कि ये क्या है, क्यों किया है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू न्यूट्रलाइज हिजबुल्ला टारगेट्स नियर इज़राइल लेबनन बॉर्डर, क्योंकि फिर वो वहाँ से इज़राइल के नदर्न पार्ट पर, नदर्न इज़राइल पर अटैक करते, ठीक है। मिलिट्री स्ट्रैटेजी, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, अगेन ये ज़रूरी नहीं है। पैरेलल ऑपरेशंस, इसके साथ में जो इज़राइल है वो मिलिट्री ऑपरेशंस गाज़ा में भी कर रहा है एंड अदर कन्फ्लिक्ट एरियाज़ में भी। तो मतलब ये पैरेलल एक मतलब और भी जगह वो कर रहा है, गाज़ा में भी है, ये भी है, तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। यहाँ लिख देती हूँ, नॉट इम्पॉर्टेंट। जो भी इम्पॉर्टेंट होगा मैं बताते चलूँगी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। इसके अंदर क्या है, इसने ये बोला, इट रिलीज्ड अ रिपोर्ट, यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ, रिलीज्ड अ रिपोर्ट फ्लैगिंग कंसर्न्स ओवर कोलैप्सिंग रिलीजियस फ्रीडम कंडीशंस इन इंडिया। मुझे ये समझ नहीं आता, यूनाइटेड स्टेट्स ऐसे ऐसे ये सब चीज़ें बनाकर, कमीशंस बनाकर, ये दूसरे कंट्रीज़ के इंटरनल मैटर्स में इतना इंटरफेयर करना और उसके लिए रिपोर्ट्स क्यों? वो अपने देश का हाल नहीं देख रहे हैं? वहाँ पर ड्रग्स की वजह से क्या हाल हो चुका है, कितना वोक कल्चर है वहाँ पर। वो हमारे लिए तो देखो, हम इंडियंस हैं, वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन हमारे लिए नहीं है। तो आई डोंट नो वो अपने उन पर क्यों इतना फोकस नहीं कर रहे हैं, दूसरों के पे कहाँ क्या हो रहा है, कितना रिलीजियस फ्रीडम है, क्या है नहीं है, खुद को नहीं देखते ये लोग। पर ठीक है,
क्योंकि एक टॉपिक है हमारा, हमें ये पढ़ना है। It particularly highlighted events around India's 2024 national elections, जो लोकसभा में हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है, बहुत वीडियोस हैं जिसमें ये बताया गया है कि उन्हें फंड किया गया था लोकसभा इलेक्शंस को। आई डोंट नो, उसके लिए हम काफ़ी वीडियोस आप लोग देख सकते हैं। लीगल चेंजेस सच एज एंटी कन्वर्जन लॉज, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एंड यूसीसी। इसके अंदर आई डोंट नो इन्हें क्या प्रॉब्लम्स हैं। कोई भी देश होता है वो अपने लॉज बनाता है अपने देश के हिसाब से, इस हिसाब से नहीं कि यूएसए को कैसा लगेगा, ब्रिटेन को कैसा लगेगा, रशिया को कैसा लगेगा। कोई भी देश अपने लोगों के हिसाब से, वहाँ क्या चल रहा है, वहाँ कैसा है माहौल, हर चीज़ के हिसाब से तब जाके लॉज बनाता है। पर ठीक है। The report also raised issues around expropriation of places of worship and misuse of anti-cow slaughter laws. तो ऐसी रिपोर्ट इन्होंने बनाई जिसके अंदर ये सब चीज़ों के बारे में काफ़ी कंसर्न शो किया इन्होंने। ये है क्या चीज़, ये कमीशन है क्या चीज़? ये इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर 1998 इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट। ये याद रखना है। इट इज़ इंडिपेंडेंट टाइप का है ये, ठीक है। एंड बाई पार्टिजान यूएस फेडरल गवर्नमेंट कमीशन। बाई पार्टिजान का क्या मतलब होता है कि जो जैसे दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो कि जैसे सपोज़ अगर मैं इंडिया की बात करूं तो बीजेपी और कांग्रेस को हम लेते हैं। तो ये दोनों, आप सबको पता है कि कितना एक दूसरे से एक दूसरे को अपोज करती हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें ये दोनों राज़ी हो जाए, ठीक है, दोनों की रजामंदी से। तो इसका मतलब होता है बाई पार्टिजान। तो यूएस की जो दो पार्टीज़ हैं उन दोनों की सहमति से बना हुआ है ये फंक्शंस। रिव्यूज़ रिलीजियस फ्रीडम वायोलेशंस ग्लोबली, प्रोवाइड्स, मतलब सेम ये पहले पॉइंट में यही बताया जो इन्होंने किया है। रिपोर्ट जिस चीज़ के लिए है ये, दूसरे देशों के अंदर क्या चल रहा है, वहाँ कितनी रिलीजियस फ्रीडम्स हैं, उसको रिव्यू करना। Provides policy recommendations to US President, Secretary of State and Congress. Publishes annual reports with recommendations for US policy on religious freedom. ये जो 3 फंक्शंस हैं ना, इनके अंदर ये दो तो ठीक है क्योंकि ये इनके अंदर, इनके खुद के देश के अंदर के काम है, उस पर फोकस कर रहे हैं। बट ये जो रिव्यूज़ रिलीजियस फ्रीडम वायोलेशंस ग्लोबली, तो यही जो रिपोर्ट है आप देख सकते हैं, ये दूसरों के उसमें इंटरफेयर करने वाली बात हो जाती है। बाकी तो ठीक है। कॉम्पोजिशन, इसके अंदर 9 कमिश्नर्स हैं जो कि अपॉइंट किए जाते हैं यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा या फिर कॉन्ग्रेशनल लीडर्स के द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू मॉनिटर एंड रिकमेंड एक्शंस कंसर्निंग रिलीजियस फ्रीडम वायोलेशंस बेस्ड ऑन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स। जो ये करते हैं इसके अंदर, दूसरे देशों के अंदर कितना रिलीजियस फ्रीडम है उसको मॉनिटर करते हैं, उसके अंदर रिकमेंड करते हैं कि क्या करना चाहिए, जैसे किसी को फ़र्क पड़ता है। इंडिया यूएसए एमओयू, ये नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस का। विद एन आई ऑन रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन चाइना, यूएस और इंडिया ने क्या किया, मतलब मैं अब हिंदी में बताती हूँ। यूएस और इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू साइन किया टू एक्सपैंड एंड डाइवर्सिफाई द क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन, ठीक है। ताकि क्योंकि ये देखा जाता है कि चाइना जो है इट इज़ वेरी रिच और उसकी जो सप्लाई चेन है वो भी काफ़ी अच्छी है मिनरल्स को लेकर। तो उस पर डिपेंडेंस को कम करने के लिए इंडिया और यूएसए ने एमओयू साइन किया। ओरिजिन एंड नेशंस इन्वॉल्व्ड, कंट्रीज इसके अंदर कौन सी इन्वॉल्व्ड हैं? इंडिया और यूएसए। दिस अग्रीमेंट इज पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर एफर्ट टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइना। अगेन वही बात है, चाइना पे डिपेंडेंस को कम करने के लिए, विच आर एसेंशियल फॉर क्रिटिकल मिनरल्स, विच आर एसेंशियल फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस के लिए। इसके अंदर कुछ भी ज़रूरी नहीं है, बस इसके अंदर कंट्रीज कौन सी इन्वॉल्व हैं, इंडिया एंड यूएसए। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एम्स टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन एरियाज लाइक मिनरल एक्सप्लोरेशन, एक्सट्रैक्शन,
प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग, रिकवरी बिटवीन इंडिया एंड यूएस। मतलब मिनरल से रिलेटेड हर चीज़ है। की फीचर्स क्या हैं इसके? द अग्रीमेंट फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग द रेजिलियंस ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स sector by identifying equipment, policies, and best practices that both countries can adopt. इसके अंदर बेसिकली ये है कि ये एक दूसरे के साथ अच्छे से इस चीज़ को लाइक पॉलिसीज़ या बेस्ट प्रैक्टिसेस या मिनरल्स को ही या टेक्नोलॉजीज़ कैसे यूज़ करनी है, मतलब हर चीज़ इनसे रिलेटेड उनको एक्सचेंज करके करने की बात है इस अग्रीमेंट के अंदर। It emphasizes joint projects in third countries and cooperation in new areas like semiconductors and clean energies. इस एक पॉइंट के अंदर ही दो चीज़ें कही गई हैं। पहला है कि और भी चीज़ों पर फोकस करेंगे, सेमीकंडक्टर्स एंड क्लीन एनर्जी, इन पर भी फोकस करेंगे। दूसरी बात ये कही गई है कि जो थर्ड कंट्रीज़ है, थर्ड कंट्रीज़ का हो या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का हो, उनके साथ भी मिलकर जॉइंट प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। सेमीकंडक्टर्स, क्लीन एनर्जी, मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह को लेकर इन सब चीज़ों पर। थर्ड कंट्रीज़ होती कौन सी हैं? वो कंट्रीज़ जो कि आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लाइक अंडर डेवलप्ड हैं, पुअर हैं, बहुत गरीब हैं, लेस इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं, ऐसी कंट्रीज़। तो अब ये सवाल आता है कि क्या इंडिया भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है? तो इसका जो जवाब ढूंढा जाएगा अगर गूगल पर, तो मिक्स्ड मिलेगा। लेकिन अगर हम हर चीज़ को एनालाइज करके सोचें, तो इसका ये जवाब है कि जो इंडिया है ना, वो पहले थर्ड वर्ल्ड कंट्री था, और उसके साथ में थे जैसे ब्राज़ील हो गया, वो भी था। तो लेकिन अब ये कंट्रीज़ बहुत अच्छे से, बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रही हैं। तो अब ये जो इंडिया है, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री में नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि अब वो काफ़ी अच्छे से इंडस्ट्रियलाइज हो गया। इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन ट्रिपल पी टर्म्स, परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स में थर्ड नंबर पर है। तो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, तो इट्स नॉट थर्ड वर्ल्ड कंट्री। नेक्स्ट पॉइंट इज बोथ कंट्रीज आर वर्किंग टू क्रिएट अ सस्टेनेबल सप्लाई चेन फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। लाइक क्रिटिकल मिनरल्स मतलब इम्पॉर्टेंट मिनरल्स जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है या बहुत इम्पॉर्टेंट है, लाइक रेयर अर्थ एलिमेंट्स, लिथियम एंड अदर्स। क्योंकि इन चीज़ों में ना चाइना जो है वो काफ़ी अच्छा है, तो उस पर डिपेंड होने से डिपेंडेंसी को कम करने के लिए इंडिया और यूएसए ने ये एमओयू साइन किया। इनिशिएटिव्स टेकन बाय इंडिया, इसके अंदर ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट पढ़ना ज़रूरी है अगेन, क्योंकि ये इनिशिएटिव्स हैं। प्लानिंग कमीशन जो कि अब नीति आयोग है, उसने हाईलाइट किया कि हमें अपने देश के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए इन क्रिटिकल मिनरल्स की बहुत ज़रूरत है। देखो, ये 12 स्ट्रैटेजिक मिनरल्स इंक्लूडिंग लिथियम, कोबाल्ट एंड टंगस्टन, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना कि हमें, इसने ये कहा कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, इसने एक स्टेयरिंग कमेटी को, मतलब एक कमेटी बिठाई अगेन, सॉरी, टू रिव्यू रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड एनर्जी क्रिटिकल एलिमेंट्स। एक कमेटी बिठाई जिसके अंदर काम क्या किया गया, इन्होंने रिव्यू करवाया कि ये सब चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं, ठीक है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसने प्लान्स बनाए, डेवलप्ड प्लान्स टू एनहांस रेयर अर्थ एक्सप्लोरेशन क्रूशियल फॉर सिक्योरिंग इंडियाज मिनरल रिसोर्सेज। क्योंकि देखो, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, इसके अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स, लिथियम, कोबाल्ट, टंगस्टन, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो वो हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसके अंदर जीएसआई ने प्लान्स बनाए कि हम कैसे कैसे आगे क्या क्या कर सकते हैं। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर, CEEW, conducted studies identifying 13 minerals critical for India by 2030। तो इसने अपना स्टडी किया कि हमारे लिए 13 मिनरल्स ऐसे हैं जो कि 2030 तक हमें चाहिए, क्योंकि वो 2030 तक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो हमें वो चाहिए।
डॉक्टर वीना कुमारी डर्मल कमेटी, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस कैन बी आस्क्ड कि ये कमेटी किस से रिलेटेड है या इस चीज़ से कौन सी कमेटी रिलेटेड है। अदरवाइज अगर मेंस में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो ये लिखने के लिए अच्छा है, बट इससे जो क्वेश्चन मेजरली पूछा जा सकता है वो यही है कि ये कौन सी चीज़ से, किस चीज़ से रिलेटेड है। इसका ऑब्जेक्टिव है टू असेस द इम्पॉर्टेंस एंड सप्लाई रिस्क्स ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स यूजिंग अ 3 स्टेज प्रोसेस: इंटरनेशनल स्टडी, इंटरमिनिस्टीरियल कंसल्टेशन एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ये बस ऑब्जेक्टिव क्या है कुछ ज़रूरी नहीं है, इट इज़ वेरी लेस इम्पॉर्टेंट। बस इसके अंदर ये कहा गया है कि इसने बस ये देखा कि जो इन 3 चीज़ों को करना ज़रूरी है और इनके बाद क्या क्या रिस्क्स हो सकते हैं सप्लाई चेन के अंदर। ठीक है, आउटकम क्या है? 30 मिनरल्स वर आइडेंटिफाइड एज क्रिटिकल बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक अवेलेबिलिटी, कि वो अवेलेबल हैं दुनिया में, कहाँ हैं, कितने हैं, हमें कितने मिल सकते हैं। सब्सटीट्यूटेबिलिटी, कि अगर हमें ये नहीं मिलता है तो इसकी जगह हम, इसका सब्सटीट्यूट ये है, हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। एंड सप्लाई रिस्क्स, जिसमें कम रिस्क होगा सप्लाई, मतलब अगर हम इंडिया इंपोर्ट करें तो सप्लाई होने में कम रिस्क हैं, इंपोर्ट इजीली हो जाएंगे। विथ 2 मिनरल्स कैटेगराइज्ड एज क्रूशियल फॉर फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो इतना था इसमें। हमारे GS2 के सारे टॉपिक्स जो प्रीलिम्स के लिए इसमें इम्पॉर्टेंट थे वो कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम GS3 के टॉपिक्स को कवर करेंगे। थैंक यू।